नोट हो गया ये वाला? इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच इफ मटेरियल इज स्ट्रेस्ड। ठीक है, मटेरियल को हम लोग अगर स्ट्रेस करेंगे इस पॉइंट तक, उसके बाद हम उसको रिलीज कर देंगे, मतलब कि यहाँ पर हम स्ट्रेस करने के बाद उसको अगर रिलीज कर दिए, देन स्ट्रेन जो होता है वो डिसअपियर्स होता है। स्ट्रेन डिसअपियर्स करने का मतलब ये देखो वापस आ गया अपने शेप पे, मतलब स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब स्ट्रेन क्या हो गया, गायब हो गया, डिसअपियर्स कंप्लीटली, एंड ओरिजिनल शेप एंड साइज इज रिगेन्ड। उसका जो ओरिजिनल शेप और साइज है वो उसका वापस आ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। नोट कर लिए? अभी नहीं किए सर। जल्दी करो जल्दी। ऑलरेडी हम ये सब क्लास में। क्या चीज? स्ट्रेन के बाद क्या है? थर्ड लाइन में ये स्ट्रेन के बाद डिसअपियर्स, DISAPPEARS, disappears completely and original shape and size is regained. हो गया सर। चलो ठीक है, दूसरा अगला पॉइंट लिखो, यील्ड पॉइंट। इट इज दी यील्ड पॉइंट के बारे में लिखो, इट इज द लिमिटिंग value of a stress it is the limiting value of a stress beyond which if a material is stressed ये किस चीज का क्लास ले रहे हैं सर? ये MEM का क्लास हो रहा है। सर तो 7:30 बजे MEM का क्लास में होता है? हाँ 5 से 6। 7:30 बजे सर आप ही ना पढ़ाते हैं MEM? मॉस हम पढ़ाते हैं उस टाइम में। मॉस पढ़ाते हैं सर? ठीक है पढ़ाइए। It is the limiting value of a stress beyond which if a material is stressed it will undergo continuous deformation It is the limiting value of a stress beyond which if a material is stressed it will undergo continuous deformation। और ये जो continuous deformation होता है इसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं yielding। उसका एक स्पेशल नाम है, yielding बोलते हैं। वो yield कर गया मतलब पिघल गया वहां से। ठीक है आगे लिखो, एट दिस पॉइंट the material undergo at this point the material produces permanent or plastic deformation।
ठीक है, नोट करो इसको। हो गया नोट? हाँ सर, हो गया। नीचे छोड़ दीजिएगा। हाँ हाँ, नीचे वाला नहीं मिटा रहे। सब सर सबसे नीचे क्या लिखे हैं? डिफॉर्मेशन। हाँ, मटेरियल प्रोड्यूसेस परमानेंट और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके सर। यहाँ पे इसी में लिखो, इल्ड पॉइंट के अंदर ही लिखवा रहे हैं। इन माइल्ड स्टील चलो ठीक है, आगे लिखो। इन माइल्ड स्टील yield point is distinct from the stress strain diagram. हम दिखाए थे कि जो इंडस्ट्री के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाए थे, ये वाला जो माइल्ड स्टील का डायग्राम बनाए थे, उसमें क्या हुआ था, ये जो पॉइंट है यील्ड पॉइंट, ये क्लियरली हमको दिख रहा था। वही हम लिखेंगे, इन माइल्ड स्टील यील्ड पॉइंट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। मतलब ये डायग्राम से हम डायरेक्टली इसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही अदर मटेरियल्स के लिए क्या था, for other ductile materials में क्या था, हम लोग ये वाला जैसे डायग्राम था, तो हम लोग क्या करते थे, 0.2% स्ट्रेन लेते थे और उससे एक लाइन ड्रॉ करते थे। वो जहां पे कट करता था वो मेरा यील्ड पॉइंट होता था। For other ductile materials, the yield point is not distinct. In such a case, a parallel line is drawn तो देखो, जो अदर डक्टाइल मटेरियल्स है उसमें यील्ड पॉइंट हम लोग को नहीं दिखता है, इज नॉट डिस्टिंक्ट। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू दी लीनियर रीजन ऑफ द कर्व at a strain value of 0.2% of total strain। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि 0.2% जो टोटल स्ट्रेन का 0.2% वैल्यू लेते हैं, उसको हम लोग लोकेट करते हैं कर्व में,
जहां पे आ गया वहां से लीनियर रीजन के अलोंग हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ये जो ऑलरेडी कर्व है इसको ये कट करेगा कहीं पे, यही हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा। इसमें आगे लिखो एंड इट्स इंटरसेप्ट on the curve is the end point. Is called 0.2% proof of stress। ठीक है, चूंकि हम 0.2% टोटल स्ट्रेन को ले रहे हैं इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 0.2% प्रूफ ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, हो गया। नोट हो गया? ये सर हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट अब लिखो। अगला जो पॉइंट है वो है मेरा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? ये मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जो कि मटेरियल रेसिस्ट कर सकता है। इसके बाद जो है मटेरियल वो धीरे धीरे फेल होना स्टार्ट हो जाता है और एक पॉइंट आता है जहाँ पे फेल कर जाता है। तो ये जो है मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कोई मटेरियल विथस्टैंड कर सकता है। दिस इज द मैक्सिमम stress a material can withstand or resist. This is the maximum stress a material can resist. फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ब्रेकिंग पॉइंट। इसमें लिखो ब्रेकिंग पॉइंट में beyond ultimate tensile strength the cross sectional area of material starts reducing
दिस इज कॉल्ड नेकिंग फॉर्मेशन। ठीक है, देखो जब हम लोग यूटीएस से पार करने स्टार्ट करते हैं, बियॉन्ड यूटीएस, जो मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये अगर मेरा मटेरियल है तो इसका अपना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, वो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे मेरा रिड्यूस होना चालू हो जाएगा, इस टाइप से रिड्यूस होना चालू हो जाएगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रिड्यूस होता है, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं, एक स्पेशल टर्म दिया गया नेकिंग। लेकिन ध्यान में रखना, ये जो नेकिंग होता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, टेंसाइल टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो कोई भी मटेरियल का जब हम लोग टेंसाइल टेस्ट करेंगे, उसमें ये नेकिंग फेनोमेना होता है। ठीक है, हम लोग टेंसाइल टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो ये जो होता है वो टेंशन, जब कोई मटेरियल में टेंशन फोर्स लगेगा, उसी टाइम ये नेकिंग फेनोमेना होगा। ठीक है, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं नेकिंग फेनोमेना। ठीक, एंड अ पॉइंट कम्स where material breaks this point is called ब्रेकिंग, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर, या इसी को हम लोग बोलते हैं रप्चर। स्ट्रेस, हो गया। यस सर। चलो ठीक है, तो स्ट्रेंथ जो प्रॉपर्टी था उसके बारे में हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सेकेंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी में इंटर करते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। देखो इसमें हम इतना डीपली इसलिए पढ़ा दिए क्योंकि ये मॉस में भी काम आएगा। मॉस में पूरा डिटेल में पढ़ना ही था स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कौन कौन सा पॉइंट होता है वो सारे के बारे में वहां पे डिटेल में पढ़ना था। तो यहाँ पे जब हम लोग को स्ट्रेंथ पढ़ना ही था तो उसी को हम यहाँ पे डिटेल में समझा दिए। तो दूसरा जो हम लोग का मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो इलास्टिसिटी। इसके बारे में हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है, कोई भी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण से अगर हम उसमें सर फर्स्ट कौन था, स्ट्रेंथ? हाँ फर्स्ट स्ट्रेंथ ही था। ठीक है सर। 2 क्लास उस स्ट्रेंथ में हम दे दिए हैं क्योंकि वो जो है वो मॉस में हम लोग को डीपली पढ़ना था, इसलिए हम उसको यहीं पे थोड़ा डीप में पढ़ा दिए। नहीं तो देखो यहाँ पे क्या है, ये थ्योरेटिकल पेपर है, यहाँ पे केवल डेफिनेशन चाहिए स्ट्रेंथ होता क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट कैन रेसिस्ट द लोड। ठीक है, वो जो लोड लग रहा है वो उसको रेसिस्ट कर सकता है, वो उस प्रॉपर्टी को हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व के साथ उसको दिखा दिए कि कौन कौन सा स्ट्रेंथ होता है एक मटेरियल में, वो सारा यहाँ पर डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी। ये क्या होता है, ये मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अगर हम उसमें फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इलोंगेट होगा, इसका लेंथ बढ़ेगा, ये खिंचाएगा,
और जब हम ये फोर्स, अभी ये फोर्स लग रहा है तो ये खिंचा गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अभी इसका लेंथ क्या था, L था। अब इसका लेंथ जो हो गया वो L प्लस मान लो डेल्टा L हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ये फोर्स को हटा देते हैं। जैसे हम ये फोर्स को हटाएंगे, ये मटेरियल जो है वो वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी। मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण अगर हम किसी मटेरियल पे लोड अप्लाई करते हैं और उसके बाद उस लोड को हम लोग हटा देते हैं, तो वो जो मटेरियल है वापस अपने शेप और साइज को रिगेन कर लेगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। चलो इसका डेफिनेशन लिखो। It is the property of the material जैसे तुम लोग को कोई माइल्ड स्टील अगर हम देखते हैं या फिर कॉपर देखते हैं तो वो सब में समझ में नहीं आएगा कि ये प्रॉपर्टी होता भी है, क्योंकि वहां पे आंख से हम लोग को दिखता नहीं है। लेकिन रबर को देख लो, रबर को खींचो, थोड़ा देर में देखना वो वापस अपने जगह पे आ जाएगा। तो वो कौन सा प्रॉपर्टी हो गया उसका, उस मटेरियल का इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी हो गया। तो लिखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल it is the property of the material due to which deformation caused by applied load disappears completely. Disappears completely on the removal of the load, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल जिसके वजह से जो डिफॉर्मेशन काउज्ड हो रहा है बाय द अप्लाइड लोड, जब हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके कारण जो डिफॉर्मेशन हुआ इस मटेरियल में, वो जो होगा वो गायब हो जाएगा, हट जाएगा जैसे हम लोग लोड को रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये एक डिफिनेशन हो गया। इसका हम दूसरे टर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं इलास्टिसिटी को। दूसरा डिफिनेशन लिखो। अल्टरनेटिवली मतलब कि दूसरे शब्दों में, ठीक है। अल्टरनेटिवली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल it is the property of the material due to which it regains its shape and size after the removal of the load। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, जब हम लोग लोड को रिमूव करेंगे तो वो जो मटेरियल है वो अपना शेप और साइज को रीगेन कर लेगा, मतलब वापस उस अपने शेप और साइज में आ जाएगा। जैसे अभी तक हम केवल बता रहे थे साइज के बारे में कि एक मटेरियल है, इसमें हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, मेरा इलोंगेट हो जाएगा,
इसका लंबाई बढ़ जाएगा, फिर जैसे हम ये फोर्स हटा देंगे ये वापस अपने शेप पे आ जाएगा, लेकिन ये अपने साइज में आ जाएगा। ठीक है, अब शेप क्या होता है इसके बारे में दिखाते हैं। जैसे कोई मटेरियल मान लो इस ऐसा कोई मटेरियल है, इसको पहले नोट कर दो। हेलो। हाँ हो गया। जी सर। सर मॉस का क्लास सुबह 7:30 बजे लेते हैं या शाम में? शाम में। ओके सर। ठीक है, चलो देखो, या फिर प्रैक्टिकली एग्जांपल देखो, एक बलून है, तुम लोग को बलून को फुला लो। ठीक है, तो वो उसका एक शेप आ जाएगा अपना। अब उस बलून को कंप्रेस करो, इस तरह से प्रेस करो, देखना उसका शेप जो है वो इलिप्टिकल होता जाएगा, मतलब वो दबता जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम फोर्स को हटाओगे वो वापस अपने शेप को गेन कर लेगा। तो वो उसका कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। और वही एक टाइम आएगा जब कंप्रेस करते जाओ फट जाएगा। तो वो इसलिए इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो है वो एक लिमिट तक ही कोई मटेरियल शो करेगा, जिसको हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। अगर हम इलास्टिक लिमिट तक लेके जाएंगे, वहां से अगर हम छोड़ेंगे तो वो वापस अपने शेप या साइज को रीगेन कर लेगा, लेकिन उससे पास चले जाएंगे फिर वो वापस वो डिफॉर्म कर जाएगा। लेकिन बलून में क्या होता है कि बलून में डिफॉर्मेशन सब कुछ नहीं होता है, सीधे उसको कंप्रेस करो और छोड़ देंगे तो वापस अपने शेप में आ जाएगा, या फिर उसको दबाते जाओ वो फूट जाएगा। उसमें कहीं भी यील्ड पॉइंट सब नहीं आता है। ठीक है, कि यील्ड पॉइंट आएगा कि वो यील्डिंग करना स्टार्ट करेगा, ये हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल के बारे में समझेंगे। कि ब्रिटल मटेरियल में यील्ड पॉइंट सब नहीं दिखाई देता, उसमें डायरेक्ट क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमको मिलता है। ठीक है, क्योंकि बलून क्या हो गया, एक ब्रिटल मटेरियल टाइप का हो गया, उसमें कोई भी यील्डिंग नहीं दिखेगा। वही डक्टाइल मटेरियल में यील्ड पॉइंट भी आता है। हम लोग आगे जो प्रॉपर्टी देखेंगे डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, तो उसमें समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है या फिर कंपटीशन में भी बन जाता है कभी कभी, या फिर हो सकता है सेमेस्टर में भी पूछ दे ऑब्जेक्टिव में। देखो, माइल्ड स्टील is more elastic than rubber। ठीक है, देखने में अगर क्वेश्चन में पूछ दे विच इज मोर इलास्टिक, ऑप्शन में दे दे माइल्ड स्टील, रबर, कॉपर या फिर और कुछ दे दे, तो वहां पे हम लोग किसको लेंगे? तो हम लोग को देखने में लगेगा कि रबर इलास्टिक होता है, क्योंकि उसको खींचते हैं वो आराम से खींचा जाता है, वापस अपने शेप में आ जाता है, इसलिए रबर ज्यादा इलास्टिक होगा, माइल्ड स्टील कम इलास्टिक होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, रबर को जब तुम खींचोगे ना तो देखना ज्यादा डिफॉर्म करेगा। अगर रबर का साइज इतना है, उसको जब हम खींचेंगे तो वो हमारा लंबा हो जाएगा जल्दी, मतलब वो अपना इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा बहुत जल्दी, वो कम पूरी तरह से अपने शेप में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि सेम लोड पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम सेम लोड माइल्ड स्टील पे लगाएंगे, सेम लोड रबर पे लगाएंगे, तो रबर जो है वो खिंचाएगा, ज्यादा खिंचाएगा, लेकिन वो वापस अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा जितना कि माइल्ड स्टील करेगा। ठीक है, देखो ये इलास्टिसिटी जो है, हाँ कुछ पूछ रहे हो क्या? ठीक है, एक प्रॉपर्टी आता है यंग्स मॉडुलस ई, क्योंकि हम जो ग्राफ बताए थे, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो, माइल्ड स्टील मोर इलास्टिक। देखो, हम जब प्रोपोर्शनल लिमिट पढ़ा रहे थे उस टाइम क्या था, ये जो लीनियर रीजन है, ठीक है, ये लीनियर रीजन को हम लोग कैसे देख रहे थे, सिग्मा मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा रहे थे तो ई इंटू कैपिटल ई आ रहा था, और इसको हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये बताता है कि कोई भी मटेरियल हमारा कितना इलास्टिक होगा। ठीक है, वो ज्यादा इलास्टिक होगा, कम इलास्टिक होगा, वो इसका वैल्यू बताएगा।
और कोई भी मटेरियल के लिए ये वैल्यू फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि माइल्ड स्टील है तो उसके लिए ये वैल्यू चेंज करेगा। माइल्ड स्टील के लिए क्या होता है, ये 200 GPa होता है, आगे हम यूनिट सब बताएंगे। 200 GPa होता है, और रबर का ये जो वैल्यू होता है वो हमारा इससे कम होता है, इसलिए माइल्ड स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। चलो थर्ड प्रॉपर्टी लिखो। प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी इसमें लिखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल due to which material undergo some degree of plastic deformation. Without a rupture or failure, without failure. ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है इट इज अपोजिट टू इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये देखो ये कौन सा प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी, कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जिस वजह से कोई भी मटेरियल में स्लाइटली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, मतलब वो मटेरियल डिफॉर्म करता है। क्योंकि इलास्टिसिटी पे क्या हो रहा था, इलास्टिसिटी में मेरा वो वापस अपने शेप को रिगेन कर रहा था, मतलब किसी भी तरह का वहां पे परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं था। ठीक है, कोई परमानेंट मतलब कि जो रहे, क्योंकि ये वाला देखो अगर मटेरियल है, अगर हम इसको खींच रहे हैं तो यहाँ तक खिंचाया, लेकिन ये जो है ये अभी परमानेंट नहीं है, ये टेम्पोररी है। क्योंकि अगर हम जैसे ही ये लोड को रिमूव करेंगे ये वापस अपने शेप में आ जाएगा, अगर वो इलास्टिक लिमिट तक अगर हम उसको स्ट्रेस कर रहे हैं तो ये परमानेंट नहीं हुआ। लेकिन वही अगर हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे, इस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे, तो क्या होगा, इस मटेरियल को जब हम लोड रिलीज करेंगे तो ये जो है वो कुछ डिफॉर्मेशन शो करेगा। ये जो डिफॉर्मेशन है इसी को हम लोग परमानेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। मतलब इस प्रॉपर्टी के कारण ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन इसमें रह जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है ये। तो ये कब होगा, जब हम लोग लोड इससे क्रॉस करेंगे। इलास्टिक लिमिट अगर यहाँ पे है, इलास्टिक लिमिट से जब हम लोग ये जो यील्ड पॉइंट आ गया, यील्ड पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो ये वाला प्रॉपर्टी हमको शो करने लगेगा मटेरियल। ठीक है, क्योंकि यील्ड पॉइंट का डेफिनेशन देखो वही है, ये पॉइंट को जैसे बियॉन्ड विच यील्ड पॉइंट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ स्ट्रेस बियॉन्ड विच अ मटेरियल अंडरगोज कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन वो स्टार्ट कर देगा, कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन होना। तो मटेरियल के इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं, जिस प्रॉपर्टी के कारण मटेरियल जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म कर जा रहा है। हर एक प्रॉपर्टी का अपना यूज है, प्लास्टिसिटी का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मटेरियल डिफॉर्म होना क्यों जरूरी है। मटेरियल के पास ये प्रॉपर्टी अगर नहीं रहेगा तो उससे हम लोग को बहुत सारा एप्लीकेशन ऐसा है जहाँ पे हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे मटेरियल को। जैसे आगे हम लोग देखेंगे, आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब क्लियर होगा कि प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी का यूज कोई भी मटेरियल में कैसे होता है, हम उसका यूज कौन सा एप्लीकेशन में कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन था। अगला प्रॉपर्टी लिखो जो इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा, वो था डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का डेफिनेशन लिखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द it is the ability of the material it is defined as ability of the material to undergo permanent deformation under tension। ठीक है, it is defined as ability of material to undergo permanent deformation under tension। इसी में आगे लिखो, it is the property of material it is the property of material due to which it can be drawn into wires or elongated without fracture। नोट कर लो फिर समझाते हैं। हो गया नोट? हो गया नोट? चलो ठीक है, फिर देखो देखो मान लो कोई एक मटेरियल है मेरा, जो केबल सब होता है, वायर्स का जो केबल हो गया, इलेक्ट्रिकल केबल्स हो गया, जो वायर तार बिछा हुआ रहता है, वो देखना बहुत ही पतला होता है। ठीक है, और जब हम लोग कोई मटेरियल को बनाते हैं, क्या होता है, एक हम लोग रॉड बनाते हैं, इस साइज का हम लोग रॉड बनाए। ठीक है, क्योंकि इतना छोटा साइज का रॉड बना पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग जो रॉड हम लोग का मैन्युफैक्चर होता है इंडस्ट्री में, वो बड़े साइज का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रॉड, वायर रॉड। ठीक है, रोलिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग ये चीज बनाते हैं, वायर रॉड बन के निकला। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको इतना पतला एक वायर चाहिए। ठीक है, ये वायर बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर ये जो मटेरियल है इसको हम लोग एक डाई के थ्रू पास करते हैं। डाई क्या होता है कि एक ओपनिंग होता है छोटा सा। ठीक है, ये जैसे कोई
ठीक है, ये क्या होता है, एक डाइट बोलते हैं इसको, एक स्टेप होता है, इसमें क्या होगा, वो धीरे धीरे उसके अंदर एरिया रिड्यूस करेगा। ठीक है, अगर एरिया इतना बड़ा था, ये धीरे धीरे रिड्यूस करके जाएगा। तो ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल इसके अंदर हम लोग डालते हैं। ठीक है, इसको इंसर्ट करते हैं इसमें, और जैसे जैसे ये इसके थ्रू पास करता है, इसका जो है एरिया रिड्यूस होते जाएगा, और रिड्यूस होके ये मेरा अब मान लो इस शेप में निकल आया। ठीक है, तो इसका एरिया रिड्यूस कर जाएगा। तो जब ये मान लो लेंथ इसका एल है, तो जब इसका एरिया रिड्यूस होगा तो इसका लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अभी इतना लेंथ का था, अब ये इतना लंबा हो जाएगा, और इसका एरिया रिड्यूस कर जाएगा, क्योंकि इसको ये कंप्रेस करते जाएगा, इसका लंबाई बढ़ेगा। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अगर ये मान लो सिलिंड्रिकल है तो π/4 d² L होगा। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम तो मेरे मटेरियल का सेम है, इतना ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो कम बेसी होगा नहीं, जितना हम मटेरियल डाल रहे हैं उतना ही निकलेगा। लेकिन क्या होगा, जब इससे होके पास करेगा तो इसका देखो डायमीटर जो है वो छोटा होता जाएगा, डायमीटर ये वाला छोटा होते जाएगा। तो और ये वाला कांस्टेंट है, तो ये वाला मेरा बढ़ना चाहिए, तो इस तरह से लेंथ मेरा उसका बढ़ जाता है। तो लेकिन अगर ये इंसर्ट इसमें अंदर जा रहा है तो ये कैसे लंबा हो जा रहा है, इसका कौन सा प्रॉपर्टी के कारण, अगर वो मटेरियल मेरा डिफॉर्म नहीं हो पाएगा तो फिर वो ऐसा बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस मटेरियल को डिफॉर्म होना जरूरी है। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी आ रहा है, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी आ रहा है, उसका यूज हो रहा है। अगर मटेरियल में प्लास्टिसिटी है, प्रॉपर्टी है, तो वो डिफॉर्म होगा। वही देखो, एक होता है डक्टाइल मटेरियल, एक होता है ब्रिटल मटेरियल। देखो ये ब्रिटल जो मटेरियल होता है, इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब कि ये क्या होगा, इस मटेरियल को हम लोग खींचेंगे तो वो क्या होगा, डायरेक्ट जाके टूट जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमको देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इस मटेरियल को अगर हम यहाँ पे पास कराएंगे तो ये क्या होगा, इतना दूर जाते ही ये ब्रेक हो जाएगा मटेरियल, मतलब इसमें हमको जो चाहिए लंबाई वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी बहुत ही कम होता है। डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, जब हम लोग इसमें पास करेंगे तो वो क्या होगा, डिफॉर्म होते जाएगा, डिफॉर्म होते जाएगा, और इस तरह से एक वायर का शेप ले लेगा। मतलब उसका हम एरिया बहुत ही छोटा कर दिए और उसका लंबाई बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दिए। तो ये जो शेप गेन कर रहा है, ये किस वजह से गेन कर रहा है, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण। लेकिन उसको हम लोग स्पेशली डक्टिलिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इस मटेरियल को इतना लंबा बनाना चाह रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम टेंशन फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम टेंशन फोर्स लगाएंगे, जैसे इसके थ्रू ये पास करेगा तो इसमें लोग पुल करते हैं दोनों साइड से, और जब ये पुल होता है तब ये इस शेप का गेन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, टेंशन फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर टेंशन, ये वाला टर्म को देखो। ठीक है, तो ये टेंशन स्पेशली हम लोग, ये प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग टेंशन अप्लाई कर रहे हैं, और जब हम लोग टेंशन के वजह से परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर मिलता है तो हम लोग उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। या फिर इसका सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, हम उसको वायर में बना सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। या फिर उसको हम इलोंगेट कर सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं बिना फेल हुए, बिना वो मटेरियल टूटे हुए, वो या फिर उसको हम लंबा कर सकते हैं, या फिर हम उसको वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। तो ये एक प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी का ही एप्लीकेशन है डक्टिलिटी। ठीक है, क्योंकि अगर उस प्रॉपर्टी, उस कोई मटेरियल है प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं होगा तो वो जितना शेप का है उसी शेप का रह जाएगा, इससे हम उसको लंबा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हमको लंबा करके कहीं एप्लीकेशन चाहिए कि इसको हमको इस शेप में बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मटेरियल का डिफॉर्म होना जरूरी है। और डिफॉर्म कब होगा, जब उसके अंदर प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी रहेगा, जो कि ब्रिटल मटेरियल में नहीं होता है। हम लोग आगे देखेंगे ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो कैसा होता है, डक्टाइल का कैसा होता है, तो उससे हम लोग देखेंगे कि ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा नहीं होता है। तुम देखो इस चौक को ही देख लो, ये जो चौक है ये हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है। ये जो चौक है ये ब्रिटल मटेरियल होता है। इसको जब हम लोग पुल करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो है जितना बहुत ही कम डिफॉर्मेशन होगा, जाके ये ब्रेक कर जाएगा। देखो इसमें लेकिन डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है,
वही अगर वही मेरे जगह पे माइल्ड स्टील रहता, ये चौक के जगह पे माइल्ड स्टील रहता, तो उसको जब हम पुल करते हैं तो उसका लेंथ इलोंगेट करता, ठीक है। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा वो कंप्रेस होगा, लेकिन हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। इसको क्रॉस नहीं करना, मतलब कि अगर कोई मटेरियल को हमको प्लास्टिकली डिफॉर्म करना है तो हम लोग यील्ड पॉइंट को क्रॉस करेंगे और यूपीएस तक रहेंगे। इस रेंज में अगर हम फोर्स लगाएंगे, इस रेंज में अगर स्ट्रेस लगाएंगे तो वो मटेरियल जो है प्लास्टिकली डिफॉर्म करेगा, क्योंकि इलास्टिक लिमिट से पहले तक तो वो डिफॉर्म करेगा नहीं, वो तो अपने शेप को रिगेन कर लेगा। लेकिन अगर यील्ड पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं लेकिन अल्टीमेट से कम रहते हैं तो उस रीजन में ये जो मटेरियल है वो डिफॉर्म करेगा, ठीक है। तो डक्टिलिटी क्या हो गया, जब हम कोई मटेरियल में टेंशन लगा रहे हैं तो टेंशन लगाने के कारण उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा उसको हम लोग डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, डक्टिलिटी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू व्हिच द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ऑप्शन में आ जाएगा पहला मेलिएबिलिटी, जो आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है, सेकंड दे देगा इलास्टिसिटी, थर्ड दे देगा डक्टिलिटी, चौथा दे देगा स्ट्रेंथ। तो आंसर हो जाएगा वहां पे डक्टिलिटी। समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस सर। यस सर। देखो ये सब Yes, प्रॉपर्टी का sir. अपना अभी भी बहुत सारा प्रॉपर्टी हम लोग का बाकी है। सर हेलो ये सब प्रॉपर्टी का बहुत एप्लीकेशन है। सर, अभी जो क्वेश्चन बोले थे सर, उसमें अगर प्लास्टिसिटी भी दिया तो क्या करेंगे? प्लास्टिसिटी दिया हुआ, डक्टिलिटी दिया हुआ, तो डक्टिलिटी सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा स्पेशली देखो वो लिख दिया है वायरस में हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। आगे जी। और अभी इसका आंसर हम इसलिए नहीं दे सकते हैं, देखो अभी तुम लोग को समझ नहीं आ रहा क्योंकि हम अभी तक मेलिएबिलिटी नहीं पढ़े। ये प्रॉपर्टी जब हम पढ़ाएंगे मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी, तब तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम सिर्फ डक्टिलिटी ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, प्लास्टिसिटी को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर, ओके सर। ये जो प्लास्टिसिटी की एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें क्या करते ओके हैं हम सर, लोग, ओके। जो शीट मेटल है उसको हम लोग बहुत ही थिन कॉइल में बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेस करते हैं। एक अगर ऐसा कोई मटेरियल है, इसको हम क्या किए, ऊपर से और नीचे से दबाना स्टार्ट किए और इसको एक बहुत ही पतला चादर में बना दिए, ठीक है। बहुत ही पतला जो सीट होता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे हम कंप्रेस कर रहे हैं। डक्टिलिटी में क्या कर देते हैं, उसमें खींच रहे थे हम लोग, टेंशन लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही पतला जो होता है चादर टाइप का सीट बन जाता है वहां पे, और यहाँ उस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी हम लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ भी देखो कौन सा प्रॉपर्टी आ रहा है, प्लास्टिसिटी आ रहा है। अगर इस मटेरियल में प्लास्टिसिटी नहीं होगा तो हम इसको कंप्रेस करेंगे, ब्रेक कर जाएगा। ग्लास को देखो, ग्लास को करके देखो कंप्रेस, ऐसे कंप्रेस करेंगे वो थोड़ी देर में चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन वही कोई डक्टाइल मटेरियल देगा तो वो हमारा सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक लंबा सा चौड़ा सा सीट में, ठीक है। तो इसलिए स्पेशली जब वायर्स लिखा हो तो हम लोग उसको डक्टिलिटी सिलेक्ट करेंगे, ना कि प्लास्टिसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर, समझ में आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा। अभी तक जो टॉपिक पढ़ा है सब समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तुम लोग कब देखोगे पता है? जब तुम लोग 5th या 6th सेमेस्टर में जाओगे, जब तुम लोग मेटल फॉर्मिंग, कास्टिंग या वेल्डिंग ये सब प्रोसेस पढ़ोगे ना, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है एक्चुअली में, वहां पे तुम लोग समझोगे कि ये सब प्रॉपर्टी का यूज कैसे होता है। चलो ठीक है, फिर क्लास यहीं ओवर करते हैं। Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। सर। चलो ठीक है।